नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव। लखनऊ समेत 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान जारी। चौथी दौर के लिए प्रचार तेज। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 7 पर एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुष्कर्म मामले में कार्रवाई। बीजेपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। पळनिसामी के विश्वास मत को डीएमके ने बताया असंवैधानिक। एमके स्टालिन का राज्यपाल को पत्र। दोबारा बहुमत परीक्षण की मांग। अफ्रीकी देशों की 5 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे उपराष्ट्रपति। रवांडा और युगांडा से द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती पर जोर। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने पर होगी बातचीत। और फ्लोरिडा रैली में मीडिया पर जमकर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप प्रशासन के प्रमुख सदस्यों के बीच मतभेद से इंकार। कहा, व्हाइट हाउस में सब कुछ ठीक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। हमारे संवाददाता वोटिंग की खास कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश सुमन इटावा से हैं और कृति मिश्रा लखनऊ से मतदान से जुड़ी तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव से जुड़ी खबरें। और आपको बता दें कि आज तीसरे चरण का चुनाव जो है वो चल रहा है। वोटिंग जारी है। लोग जो हैं अपने घरों से निकल चुके हैं, कतारबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर का मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से ही प्रदेश की 12 जिलों की 69 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस दौर में कुल 826 उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। पहले और दूसरे चरण में जिस तरह की वोटिंग हुई है, उससे उम्मीद की जा रही है कि इस चरण में भी लोग जो हैं उत्साह के साथ घरों से निकलेंगे। 2 करोड़ 41 लाख मतदाता हैं, जो कि कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज करने वाले हैं। उनमें मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव हैं, मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव हैं, रीता बहुगुणा जोशी हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई अनुराग यादव हैं, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप, राज्य मंत्री फरीद महफूज किदवई, राज्य मंत्री राजीव कुमार सिंह। तमाम ये जो बड़े चेहरे हैं, नाम हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। बाद उत्तर प्रदेश में आज तीसरे दौर के लिए वोट डाले जा रहे हैं। निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। देश की सुरक्षा और मान सम्मान के लिए अपने देश में कैसे उन्नति बढ़ाई जाए, इसके लिए वोट डालना बहुत जरूरी है। जी, हम महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसलिए वोट डाल में जाइए। बच्चे की पढ़ाई और बेरोजगारी से छुटकारा वगैरह जो है, इसलिए वोटिंग कर रहा हूँ। आज 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग है। तीसरे दौर में 1,31,38,989 पुरुष, 1,10,27,390 महिला मतदाता, 1,028 किन्नर समेत कुल 2,41,67,407 मतदाता वोट डाल सकते हैं। इस दौर में 826 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 105 महिला उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने सभी 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो बीजेपी ने 68 सीटों पर, आरएलडी के 40, समाजवादी पार्टी के 61, कांग्रेस के 14 उम्मीदवारों समेत 231 निर्दलीय भी मैदान में हैं। तीसरे दौर में 25,606 मतदान केंद्र हैं, जहां की सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों ने भी संभाला हुआ है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी 55 सीट जीतकर अव्वल रही थी, जबकि उसके बाद बीएसपी को 6, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में इन 12 जिलों में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी, लेकिन उस वक्त पार्टी की अंदरूनी सतह दुरुस्त थी। बदले समीकरणों में हर दल के लिए चुनौती बढ़ गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए निरंतर भ्रमणशील रहेंगे। साथ ही साथ बूथ और सेंटर और पर्याप्त मात्रा में फोर्स जो सीपीएमएफ से कवर है लगाई गई है, और इसके अतिरिक्त कोई भी सूचना मिल रही है तो कम से कम 5 मोबाइल हर थाना क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, जो तत्काल रेस्पॉन्स करेगी। तीसरे दौर में जसवंत नगर से शिवपाल यादव, हरदोई से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल,
लखनऊ मध्य से बीएसपी के बागी ब्रिजेश पाठक, लखनऊ कैंट से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी, इस सीट पर अपर्णा यादव जैसे चर्चित चेहरों पर सबकी नजरें हैं। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता रवि सिंह चौरान कानपुर से, अखिलेश सुमन इटावा से और कृति मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तक पहुंचेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे, कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वहां पर वोट डाला है, 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। क्या कतार में, जैसा कि पहले हमने देखा कम लोग थे, अब वृद्धि हुई है? जी हाँ अमृता, कई बड़े वीआईपी लोग लखनऊ में अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। हमने देखा बीएसपी सुप्रीमो मायावती, साथ ही जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं लखनऊ से ब्रिजेश पाठक, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। बहुत जल्दी राजनाथ सिंह के परिवार भी जाने वाले हैं, कलराज मिश्रा, कई सारे लोग जाकर जो वीआईपी लोग हैं इस पूरे कंस्टिट्यूएंसी में, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन से हमें अपडेट मिल रहा है, जो 7 बजे से कल 9 बजे तक 8% मतदान हो चुका है। अब जैसे जैसे दिन चल रहा है, आप देख सकती हैं अमृता कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, कतार में लग रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ने चलाया है, उससे भारी से भारी संख्या में लोग निकलेंगे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, संडे है, तो लोग आराम से उठकर आएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे, ऐसी फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है। अमृता। बिल्कुल कृति, हमारे साथ बने रहिए। इटावा का रुख करेंगे, अखिलेश सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, इटावा, मुलायम सिंह यादव का गढ़, वहां पर क्या इस समय चुनावी फिजा है? लोगों की जो कतारें हैं वो लंबी हुई हैं, और अभी कौन कौन से, अगर हम मुख्य चेहरों की बात करें, तो वोट डालने के लिए निकले हैं? देखिए अमृता, हमारे पीछे आप लाइन देख सकती हैं, लोग वोट देके ये लोग जा रहे हैं। आप देखिए, सुबह से ही सुबह में हमने एक दूसरे बूथ को दिखाया था, अभी एक दूसरा बूथ है, ये महिलाएं हैं, ये वोट देके जा रही हैं। तो यहाँ इटावा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की राजनीतिक अवेयरनेस काफी है, और महिलाएं जितनी बड़ी संख्या में आ रही है, तो आप समझ सकती है कि सुबह सुबह इन्होंने अपने घर के काम को छोड़कर मतदान को ज्यादा प्राथमिकता दी है। और इस बार में कहें तो यहाँ शिवपाल सिंह यादव, जो यहाँ से इटावा से थोड़ी दूर है, जसवंत सिंह नगर, वो यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं। और उनका एक खासियत यह भी है कि वे अभी माने जा रहे हैं कि वो रेबल हैं एक तरीके से, समाजवादी पार्टी में होते हुए भी वे समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ पूरा जेल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पूरा इटावा जिला इस मामले में काफी महत्वपूर्ण हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ बीएसपी का भी अच्छा खासा प्रेजेंस है, और बीजेपी भी अपने भाग्य को आजमाने की कोशिशों में पूरी तरह से लगी हुई है। बिल्कुल, अखिलेश यादव के लिए बहुत चुनौतियां हैं, सामुदायिक विपक्षों के साथ साथ अपनों से भी जूझना है, और सपा के गढ़ के किले को, जहां 69 में से पिछली बार 55 सीटें मिली थी, उसे बचाए रखना है, एक बड़ी चुनौती है। और हम रुक करेंगे रविंद्र सिंह चौरान का, जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, हमने आप दिखाया था अपने 7 बजे कि मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, लोगों में काफी उत्साह है। इस वक्त क्या संख्या में और वृद्धि हुई है? वोट डालने के लिए लोग घरों से निकल पड़े हैं? जी बिल्कुल अमृता, सवेरे का हालांकि समय है, लेकिन बावजूद उसके इस इलाके में चमनगंज में हम लोग इस वक्त खड़े हैं, और यहाँ पर हर तरफ हर तबके के लोग वोट डालने के लिए आना शुरू हो गए हैं। सवेरे जिस तरह से सीनियर सिटीजन ज्यादा दिख रहे थे, अब युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, वो सब पहली बार के मतदाता हैं, वो भारी मात्रा में वोट डालने के लिए आ रहे हैं। पीछे आप देख सकती हैं कि इस पुलिस का भी यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था, थोड़ा संवेदनशील इलाका इसको कानपुर का माना जाता है। यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के साथ साथ जो लोकल पुलिस है उसका भी इंतजाम किया गया है। किसी भी तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैदी से यहाँ पर गश्त लगा रहा है। और ये जो क्षेत्र है घनी आबादी का क्षेत्र है, इसलिए सवेरे से ही यहाँ पर ज्यादा मतदान देखा गया है। अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, करीब 10% जो है कानपुर क्षेत्र में मतदान हो गया है। लगातार जागरूकता के अभियान यहाँ प्रशासन चला रहा है, और मॉडल पोलिंग बूथ्स यहाँ पर बनाए गए हैं मतदाताओं को दिखाने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण पिछले 2 घंटों में लगभग 10% मतदान वहाँ पर हो चुका है। रविंद्र, इटावा का रुख कर लेते हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, चूंकि चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की और कानपुर में हमने देखा मॉडल पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं,
मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर, क्योंकि पहले दूसरे में अच्छी वोटिंग हुई है, इस बार भी हम यही उम्मीद करेंगे। देखिए अमृता, मतदाताओं में काफी उत्साह है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी लोग जा रहे हैं, अपने अपने मतदान केंद्रों पे बूथ के अंदर जा रहे हैं और अपने वोट देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और इस तरीके से कहें तो चुनाव आयोग ने व्यवस्था अच्छी की है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और यहाँ तक कि हमारी भी 3 बार जांच हो चुकी है, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक हो या पुलिस के अधिकारी हो, वही 3 बार हमारी जांच कर चुके हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है। तो एक तरह से समझे कि सभी को संदेह की निगाहों से, लेकिन जनता को स्मूथ वोटिंग हो, इसके लिए बीएसएफ के जवान यहाँ पे खड़े हैं, बीएसएफ के जवान लगे हुए हैं, जो स्टेट के जो सिपाही हैं वो भी लगे हुए हैं। लेकिन एक जो कमी यहाँ दिखती है वो दिखती है यह है कि वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है। और अभी हमारे सामने 2 वरिष्ठ नागरिक आए, उनको किसी तरीके से उठाकर कुर्सी पर ले जाया गया, एक को तो बिना कुर्सी पे। तो चुनाव कई खामियां भी जो है वो नजर आ रही हैं अखिलेश। कुल मिला के मतदाताओं में उत्साह है, 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया, इस तमाम जानकारी के लिए और पोलिंग बूथों की तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फतेहपुर में रैली करने वाले हैं। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बलरामपुर में रैली कर बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलने का भरोसा जताया, तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जालौन में रैली कर विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। उत्तर प्रदेश के सियासी समर को जीतने के लिए सभी दलों के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। इस सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बलरामपुर में रैली की। उन्होंने राज्य में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इसके पहले अमित शाह ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा कांग्रेस गठबंधन को 2 भ्रष्टाचारी कुंभों का मेल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य का विधानसभा चुनाव देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। और गठबंधन करने के साथ ही श्री अखिलेश यादव ने अपनी हार सीधे तौर पर स्वीकार कर ली, क्योंकि मैं मानता हूं अगर अखिलेश जी को विश्वास होता कि 5 साल के उनके कार्यकाल के बूते पर वो दोबारा चुनकर बहुमत में आ सकते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन न करते। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जालौन जिले के माधवगढ़ में चुनावी जनसभा की। उन्होंने भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अखिलेश यादव से हाथ मिलाने पर चुटकी ली। अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रह गई, कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। जिस मुलायम सिंह यादव ने सारी जिंदगी कांग्रेस का विरोध करते करते समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, उस पर उनके बेटे ने उनकी सारी जिंदगी भर की कमाई पर कहानी फेर दी। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान होना है। वहीं 5वें दौर में 27 फरवरी को 21 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज भी लगातार रैली करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज ललितपुर, झांसी और महोबा में, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हमीरपुर, जालौन और झांसी में आज चुनावी सभाएं करने वाले हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कल जौनपुर में रैली की, तो अखिलेश यादव ने बांदा, जालौन, महोबा और हमीरपुर में रैली की। मायावती ने बांदा और झांसी में रैली कर विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस तालमेल को जारी रखने का भरोसा जताया। यहाँ सरकार हमारी बनेगी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलाकर समर्थन देंगे, वो सरकार बनाएंगे और उसके बाद हम पार्लियामेंट की तैयारी में लगेंगे। दोनों पार्टियां मिलकर मिलजुल के हम बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने जालौन, महोबा, हमीरपुर में रैली की। एक बार फिर अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से वादा करना जानते हैं, उन पर अमल करना नहीं। बताओ तीनों सवाल, भ्रष्टाचार वाला, काला धन वाला और आतंकवाद कश्मीर वाला मामला बताओ। तीनों मुद्दों का कोई समाधान नहीं दिख रहा और पूरे के पूरे देश को तकलीफ पहुंचाना, परेशानी पहुंचाने का काम इन्होंने किया। लाइन में लगा दिया
बीएसपी प्रमुख मायावती ने झांसी और बांदा में रैली की। मायावती ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसा। नोटबंदी से हुई परेशानियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को राज्य की जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक चलकर यहाँ मौका पाते ही या तो आपके आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में अपराध को बढ़ावा मिला। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो अपनी गलत नीतियों से केंद्र के साथ ही कई राज्यों से सत्ता खो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और अहम खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अमेठी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद प्रजापति और 6 अन्य लोगों के खिलाफ एक महिला के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और उसकी बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए कहा है। गायत्री प्रजापति पर आय से अधिक संपत्ति रखने, अवैध कब्जे, अवैध खनन समेत कई आरोप पहले से लग चुके हैं। बीजेपी ने प्रजापति की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि गायत्री प्रजापति ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। ये सीधा भाजपा की साजिश है। हमारी छवि बिगाड़ने के लिए जो है प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग लगे हैं। एफआईआर तो होती है, एफआईआर तो सबके खिलाफ, उसकी साफ जांच होगी। हम भी अपना पक्ष जो है अदालत के सामने रखेंगे। तमिलनाडु विधानसभा में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री पलनीसामी ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन राज्य में राजनीतिक घमासान थमा नहीं है। गुप्त मतदान की मांग को लेकर हंगामे की वजह से सदन से बाहर किए गए विपक्षी पार्टी डीएमके के विधायकों में भारी आक्रोश है। डीएमके नेता स्टालिन ने गवर्नर सी विद्यासागर राव को पत्र लिखकर लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से स्थापित कराने की गुजारिश की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने एजेंडे के तहत डीएमके की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री के विश्वास मत जीतने का ऐलान कर दिया, जो असंवैधानिक है। इससे पहले डीएमके विधायकों ने प्रदर्शन भी किया और नेता विपक्ष एमके स्टालिन ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। स्टालिन की अगुवाई में डीएमके विधायक मरीना बीच पर धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने स्टालिन और कई डीएमके विधायकों को हिरासत में ले लिया, लेकिन फिर रिहा कर दिया। और इससे पहले तमिलनाडु विधानसभा में नाटकीय घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री पलनीसामी ने विश्वास मत हासिल कर लिया। हालांकि बहुमत परीक्षण के दौरान डीएमके, कांग्रेस और आईयूएमएल के विधायक सदन में नहीं थे। इससे पहले गुप्त मतदान की विपक्ष की मांग को लेकर सदन में भारी अवरोध हुआ और कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने शनिवार को विश्वास मत हासिल कर लिया। उनके पक्ष में 122 और खिलाफ में 11 वोट पड़े। स्पीकर पी धनपाल ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। डीएमके सदस्यों को सदन से बाहर करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस और आईयूएमएल विधायकों ने बहुमत परीक्षण का बायकॉट किया। इसलिए पलनीसामी के खिलाफ सिर्फ पन्नीर सेल्वम गुट के विधायकों ने मतदान किया। புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய ஆட்சி தமிழகத்திலே மலர்வதற்கு மேதகு ஆளுநரிடத்தில் எங்களை ஆதரிக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய கையொப்பமிட்ட கடிதத்தை வழங்கினோம்। மேதகு ஆளுநர் அவர்கள்। इससे पहले शनिवार सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने विश्वास मत पेश किया। विपक्षी डीएमके, कांग्रेस और पन्नीर सेल्वम गुट ने गुप्त मतदान की मांग की। इनका कहना था कि विधायकों को क्षेत्र में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे वो जनता की राय लेकर वोट कर सकें। स्पीकर ने दोनों मांगे खारिज कर दी। इसके बाद डीएमके विधायक अवरोध करने लगे और सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। डीएमके सदस्यों ने स्पीकर का घेराव कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि स्पीकर को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। इस वजह से कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। மாண்புமிகு சட்டப்பேரவை தலைவரிடம் நாங்கள் 2 கோரிக்கையை வைத்தோம்। 15 நாட்களாக அடைக்கப்பட்டிருந்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்களை அவரவர்கள் தொகுதிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்। சட்டமன்றம் நடக்கிற போது ஜெயலலிதா அம்மையார் முதலமைச்சராக இருந்த போது துணை சபாநாயகரில் அதில் உறுப்பினராக இல்லாத சசிகலா அம்மையாரை உட்கார வைத்ததை இந்த நாடு பார்த்துக் கொண்டுதான் இருந்தது, நீங்களும் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருந்தீர்கள்। दोपहर 1 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई तो हालात वैसे ही थे।
डीएमके विधायकों ने या तो गुप्त मतदान कराने या फिर कार्रवाई 7 दिन के लिए स्थगित करने की मांग की। स्पीकर ने इन मांगों को खारिज कर दिया। इससे फिर अवरोध शुरू हो गया और स्पीकर ने नेता विपक्ष एमके स्टालिन और डीएमके विधायकों को सदन से बाहर करने का आदेश दे दिया। इसके विरोध में डीएमके सदस्यों ने प्रदर्शन भी किया। इसके बाद कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। तमिलनाडु में पिछले 30 साल में पहली बार बहुमत परीक्षण हुआ है। पिछली बार भी आमने सामने अन्ना द्रमुक के 2 धड़े ही थे। एक की अगुवाई एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी कर रही थी, जबकि दूसरे खेमे की अगुवाई जयललिता। तब भी विधानसभा में तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नागालैंड में सत्ताधारी पार्टी नागालैंड पीपल्स फ्रंट के 44 विधायकों ने मुख्यमंत्री टीआर जेलांग को हटाने की मांग की है। विरोध कर रहे विधायक असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क के एक रिजॉर्ट में रहने के लिए चले गए हैं। विधायकों की मांग है कि सरकार को बनाए रखने के लिए जेलांग को हटाकर नाइफ्यू रियो को मुख्यमंत्री बनाया जाए। विधायकों ने इस बारे में पार्टी अध्यक्ष शूरहो जीली को चिट्ठी भी लिखी है। नाइफ्यू रियो नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त लोकसभा सांसद हैं। उन्हें पिछले साल एनपीएफ से निकाल दिया गया था। रियो पर उस वक्त पार्टी विरोधी गतिविधि करने का आरोप लगा था। नाइफ्यू रियो शनिवार रात सभी विधायकों से मिलने काजीरंगा पार्क भी पहुंचे थे। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलनकारी आज बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हालात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हर स्थिति से निपटने की तैयारियां की हैं। आंदोलन के मद्देनजर रोहतक जिले में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पिछले साल आंदोलन के दौरान मारे गए व्यक्तियों को आंदोलनकारियों ने अपने स्तर पर शहीद का दर्जा दिया है। राज्य सरकार ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था, जिसे समिति ने ठुकरा दिया। हरियाणा सरकार ने पिछले साल आंदोलन के दौरान घायल हुए लोगों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। गोली लगने से घायल लोगों को 1 लाख रुपए, दूसरी वजहों से घायल लोगों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मलयालम अभिनेत्री भावना को अगवा कर चलती कार में दुर्व्यवहार के मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। केरल पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच के लिए एक संयुक्त टीम का गठन भी किया गया है। पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को शक है कि ये वारदात ब्लैकमेल करने के मकसद से की गई। बीजेपी और कांग्रेस ने इस घटना की निंदा की है। साथ ही राज्य में महिलाओं के खिलाफ हमले की बढ़ती घटनाओं के लिए राज्य की एलडीएफ सरकार को दोषी बताया है। सरकार ने कोरोनरी स्टेंट के निर्माताओं और आयातकों से स्टेंट की कीमत और इसके बारे में पूरी जानकारी मांगी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक यानी कि एनपीपीए ने उत्पादकों से कोरोनरी स्टेंट के उत्पादन और आयात का तिमाही ब्यौरा जमा करने के लिए कहा है। एनपीपीए के आदेश के मुताबिक स्टेंट बनाने वाली कंपनियों को इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ऑनलाइन अपने उत्पाद की कीमत की जानकारी भेजनी होगी। साथ ही सभी राज्यों के औषधि नियामकों और वितरकों, थोक और फुटकर विक्रेताओं को भी इस बारे में बताना होगा। इसके अलावा जानकारी से जुड़ी एक प्रति 1 मार्च तक कार्यालय में जमा कराने के लिए कहा गया है। जानकारी नहीं देने पर सरकार की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही गई है। एनपीपीए ने दिल के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 13 फरवरी को कोरोनरी स्टेंट का अधिकतम मूल्य तय कर दिया था। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आज पूर्वी अफ्रीकी देशों रवांडा और युगांडा के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में वो रवांडा जाएंगे। इस दौरान वो रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे से मुलाकात कर आपसी निवेश और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति 22 फरवरी को युगांडा रवाना होंगे, जहां पे उनका शीर्ष नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। वहीं वो कंपाला में भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री विजय सांपला भी दौरे पर जाएंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार में किसी भी तरह के मनमुटाव से इनकार किया है। फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान उन्होंने मनमुटाव की खबरों के लिए मीडिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मीडिया एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। उन्होंने जनता से ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं देने की अपील की।
ट्रंप के मुताबिक मीडिया पिछले कुछ समय से उन्हें गलत साबित करने में तुली है। उन्होंने मीडिया पर भ्रष्ट व्यवस्था का साथ देने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत कम वक्त में काफी काम किया है और आगे भी करती रहेगी। ट्रंप ने इससे पहले भी एक ट्वीट के जरिए मीडिया पर अमेरिकी जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था। कोलकाता में 7वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कल खत्म हो गया। महोत्सव के आखिरी दिन फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान एक कैटेगरी में द पंक्ति स्टोर को गोल्डन, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन को सिल्वर, जबकि डोंट बर्न लीव्स और द मैथमेटिकल एंड हिज लीगेसी फिल्म को ब्रॉन्ज अवार्ड से नवाजा गया। कोलकाता में खत्म हुए राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के आखिरी दिन फिल्मों और विज्ञान जगत से जुड़े दिग्गजों का जमावड़ा रहा। इस दौरान फिल्मों के जरिए लोगों को विज्ञान से जोड़ने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। वहीं फिल्मकारों ने भी इस विषय पर फिल्म बनाने के अपने अनुभव साझा किए। विज्ञान जो होता है हमेशा ही आपको इनहैंस करता है, आगे बढ़ाता है। तो अगर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, वो डेफिनेटली हमें ज्ञान देगा और हमारे जो एक थॉट प्रोसेस को हमेशा अलग रखेगा और हमेशा उससे सीखने की प्रेरणा मिलेगी। फिल्म महोत्सव में 167 में से 52 फिल्मों को प्रतिस्पर्धा और 10 फिल्मों को गैर प्रतिस्पर्धा श्रेणी के लिए चुना गया। जो सुपर पावर्स बोलते हैं, जो सुपर हीरोज बोलते हैं, वो भी साइंस ही तो है। तो हम पुराने समय से चल रहे हैं और अभी भी उसे जैसे वापस लाना चाहिए। एक तरीके से है, मगर नेचर, एनवायरनमेंट डॉक्यूमेंट्रीज वो दिखानी चाहिए। 5 दिनों तक चले महोत्सव के दौरान अलग अलग कैटेगरी के लिए पुरस्कार दिए गए। एक कैटेगरी में फिल्म द पंगति स्टोरी को गोल्डन, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन को सिल्वर, जबकि डोंट बर्न लीव्स और द मैथमेटिकल एंड हिज लीगेसी को ब्रॉन्ज अवार्ड से नवाजा गया। इस नेशनल साइंस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से विज्ञान को अधिक से अधिक समाज तक पहुंचाया जा सके। कोलकाता से कैमरा पर्सन संजय कुमार, दिलीप मेती और कैमरा सहायक राजीव कुमार के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। आज स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और विचारक गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि है। गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रहे। राजनीति के अलावा उन्होंने समाज सुधार के लिए काफी काम किया। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था की स्थापना की, जो आम लोगों के हितों के लिए समर्पित थी। 1899 में बम्बई विधान सभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए। वो भारत लोक सेवा समाज के संस्थापक और अध्यक्ष थे। देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में गोपाल कृष्ण गोखले का अहम योगदान रहा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव, लखनऊ समेत 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान जारी। चौथे दौर के लिए प्रचार तेज। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति समेत 7 पर एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुष्कर्म मामले में कार्रवाई। बीजेपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। पळनिसामी के विश्वास मत को डीएमके ने बताया असंवैधानिक। एमके स्टालिन का राज्यपाल को पत्र, दोबारा बहुमत परीक्षण की मांग। अफ्रीकी देशों की 5 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे उपराष्ट्रपति। रवांडा और युगांडा से द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती पर जोर। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने पर होगी बातचीत। और फ्लोरिडा रैली में मीडिया पर जमकर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप प्रशासन के प्रमुख सदस्यों के बीच मतभेद से इनकार। कहा व्हाइट हाउस में सब कुछ ठीक। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।